अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान में हर कुछ अरसे बाद इदारों की आईनी हुदूद का सवाल मौजूए बहस होता है। माजी में बहस सिविल और फौजी हुक्मरानी की थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसमें अदालत भी एक फरीक बनती चली गई। गुज़श्ता बरस अप्रैल में साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को पेश होने से पहले मुस्तरद करने उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के बाद से पार्लियामान और अदालत की हुदूद क़यूद पर बहस जोरों शोर से हुई और जो अब तक जारी है। पंजाब असम्बली में पार्टी सरबराह चौधरी शुजात के खत की बुनियाद पर काफ लीग के वोट शुमार न करने की डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद बाजारी की रूलिंग ने इस बहस का दायरा मजीद वसी किया। सियासी तारीख पर नजर डाली जाए तो अदालत और पार्लियामान के इख्तियार के दरमियान इम्तियाज का यह सवाल पहले भी पैदा होता रहा है, लेकिन हालिया बरसों में अदालत का हाउस इन ऑर्डर ना होने और सियासी अमल में हद से ज्यादा मुदाखलत ने इस बहस को मजीद बढ़ा दिया है। बात सिर्फ अदालती फैसलों और जजेस की तकसीम की नहीं है, बल्कि इसमें एक और फैक्टर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार का है। ये बात अब जुबान ज़दियाब है कि पाकिस्तान में हर सियासी और माशी फैसला इस्टेब्लिशमेंट लेती है और अदलिया उनके इशारों पर चल रही होती है, जैसे बाजू अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक मोड़ा जाता है। काजी फायद ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद इस बहस में कमी हुई, लेकिन अब दोबारा से इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। तारीखी तौर पर देखा जाए तो यह बात काबिल फहम है कि मुल्क में जितने भी सियासी बहरान आए उनमें किसी न किसी तौर पर अदलिया ने मुआवन का किरदार अदा किया। अदलिया पर व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए फैसला सुनाने और बेंच बनाने के इल्जामात लगते रहे, तो कभी मार्शल लॉ की तौसीक में भी इसी अदलिया का वाज़ेह किरदार रहा। अब वाकिफान हाल ये बताते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया जब चाहे 6 को 9 और 9 को 6 बनाने की सलाहियत रखती है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के दो मुख्तलिफ केसेस के दौरान अदलिया का अपना हाउस इन ऑर्डर ना होने का इंकशाफ हुआ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह कहना पड़ा कि वो अपने इदारे में छुपे उन अनासिर की सरकूबी करेंगे जो मुख्तलिफ केसेस को दबाने का बायस बने या जिन्होंने लंबे हाथों के ज़ेरे असर केसेस को मेरिट से हटकर डील किया। ये रिमार्क्स दो मुख्तलिफ केसेस, जस्टिस शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस और साबिक स्पीकर कासिम सूरी की गैर आईनी रूलिंग से मुतालिक केसेस में चीफ जस्टिस ने दिए हैं। कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नाहली के केस की समाअत की, जिसमें कासिम सूरी की जानिब से नईम बुखारी ने दलाइल दिए। समाअत के दौरान नईम बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरी नज़र में तो कासिम सूरी की नाहली और उनके हल्के में दोबारा इंतखाबात का मामला अब गैर मौसर हो चुका है। इस पर लश्करी रईसानी के वकील ने कहा कि कासिम सूरी गैर कानूनी तौर पर ओहदे पर बराजमान रहे, उन्होंने अपने स्टे पर ओहदा इंजॉय किया, उनसे बरात और फवायद वापस होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने नईम बुखारी से सवाल किया कि क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? अगर आप इत्तफाक करते हैं तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। नईम बुखारी ने जवाब दिया कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कहा था कि कासिम सूरी ने कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं की। चीफ जस्टिस ने नईम बुखारी से सवाल किया कि क्या कासिम सूरी ने इस्तीफा दिया था, इस्तीफा दिया तो कब दिया? इस पर नईम बुखारी ने कहा कि कासिम सूरी ने 16 अप्रैल 2022 को इस्तीफा दिया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जब आपने असेंबली तोड़ी तब भी स्टे पर थे ना? कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी। कासिम सूरी के लिए 5 रुकनी बेंच के फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज़ की गई। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नताइज का सामना करना होगा। जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाथ घुस गए हैं कि कौन से केस मुकर्रर होने हैं, कौन से रोकने हैं, यह सिलसिला अब खत्म होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में केसेस के तकर्रुर में हेर फेर होती रही तो पुराने मामलात भी दुरुस्त करेंगे। अब मजीद सुप्रीम कोर्ट की साजबाज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की तबाही मेरी, आपकी और अवाम की तबाही है। यह सिर्फ मेरा इदारा नहीं है। नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस से मुकालबा किया कि आप मुझसे खफा हो रहे हैं या सिस्टम से। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि हम एतराफ़ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हेरा फेरी होती रही। कासिम सूरी भी गलती तस्लीम करें, सिस्टम से खफा हूं, आपसे नहीं, और एतराफ़ कर रहा हूं कि हेरा फेरी होती है। आप भी एतराफ़ करें कि हेरा फेरी करते रहे। कभी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, कभी कोई और। अब यह सिलसिला नहीं चलेगा। जिस पर नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस को कहा कि मैंने कुछ कहा ही नहीं तो एतराफ़ क्यों करूं? चीफ जस्टिस ने कहा कि कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी। उनका इकदाम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने गलत करार दिया। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, उन पर क्यों ना आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए और रहने पर रजिस्ट्रार को भी नोटिस कर दिया है। अदालत ने 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी है। इसी तरह आज एक और अहम केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। यह केस जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से मुताल्लिक था। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि अमेरिका में जजेस इंटरव्यू भी देते हैं, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट जजेस मुबाहिसों में भी हिस्सा लेते हैं। मसला शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर में उठाए गए नकात का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट भी इस केस को सुन रही है, अब वो भी इसमें शामिल है। इस मामले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी शामिल है, वो भी आईनी इदारा है। यह अदलिया की आज़ादी का मामला भी है। पूरी कौम की नज़रें हम पर है। ये 2-3 आईनी इदारों का मामला है। दौरान समाअत वकील फैज हमीद ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस मामले के 2 अलग अलग पहलू हैं। एक पहलू यह है कि शौकत सिद्दीकी ने पब्लिक में तकरीर की। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आप भी मानते हैं
कि किसी ठोस वजह के बगैर जज को हटाया नहीं जाना चाहिए। शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने कहा कि फैज हमीद इल्जामात की तरदीद कर रहे हैं। यही हमारा केस है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहले इंक्वायरी कराना चाहिए थी। इंक्वायरी में हमें फैज हमीद पर जरा का मौका मिलता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल कह चुके हकायक की इंक्वायरी नहीं हुई, अब बताएं क्या तजवीज करते हैं, कार्रवाई कैसे चलाएं। हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई गैर कानूनी करार दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर शौकत सिद्दीकी के इल्जामात सच्चे नहीं तो क्या होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शौकत अजीज सिद्दीकी जो कह रहे हैं मुखालिफ फरीक इसे झुठला रहे हैं। कौन सच्चा है कौन नहीं ये पता चलाना के लिए कुछ करना होगा, हमें मसले का हल भी साथ साथ बताएं। वकील हामिद खान ने कहा कि शौकत सिद्दीकी के खिलाफ पहली कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए, इसके बाद इस मामले पर कमीशन बनाकर इंक्वायरी कराई जाए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या यह मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस भेजा जाए। हामिद खान ने कहा कि जी मामला वापस काउंसिल को भेजा जा सकता है। दलाइल मुकम्मल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केस का फैसला महफूज किया और इंदिया दिया कि अगर जरूरत हुई तो किसी की समात दोबारा फिक्स करेंगे, वरना फैसला महफूज तस्वुर किया जाएगा। इसकी केस की समात का तहरीर हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालती कार्रवाई के दौरान उठाए गए सवालात पर फरीकैन तहरीरी जवाब जमा कराए। अदालत ने वकला से पूछा है कि क्या जुडिशल काउंसिल ने इंक्वायरी की, अगर इंक्वायरी आइन और कानून के तहत नहीं हुई तो इसका क्या नतीजा होगा। शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र 30 जून 2021 को 62 साल मुकम्मल हो चुकी। शौकत अजीज की अपील अब मंजूर हुई तो क्या रिलीफ दिया जा सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मामला दोबारा भेज सकती है। अगर काउंसिल कार्रवाई की जरूरत नहीं तो क्या शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर बजाते खुद कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ नहीं है। वकला को अदालती सवालात पर जवाब के लिए 3 हफ्ते दे दिए गए हैं। जस्टिस ने कहा कि फैसला महफूज है, जवाबात का जायजा लेकर जरूरी समझा तो दोबारा अदालत बैठ सकती है। इसी से मुतालिक बात करेंगे। इस वक्त साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 2 अहम केसेस हैं, मुख्तलिफ नौयत के केसेस हैं, लेकिन चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो अपने ही इदारे के अंदर छुपे अनासर के ऊपर नुक्ताचीनी भी कर रहे हैं, उंगली भी उठा रहे हैं, कंसर्न्स का इजहार भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहेगा कि शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस जज शौकत अजीज सिद्दीकी 7 साल से ये देख रहे हैं कि उनको इंसाफ कब मिलेगा। आपको लगता है कि इस केस में उनको कोई रिलीफ मिल सकता है या रिलीफ मिलता हुआ देख रहा है? देखें, आर्टिकल 209 की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत ये कार्रवाई हुई थी उनके खिलाफ, लेकिन उसकी जो एक शिक थी जिसमें मैं इंक्वायरी करने के हवाले से लिखा था कि इंक्वायरी के बाद वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो अपनी रिपोर्ट सदर मुमलिकत को भेजेगी, और वो इंक्वायरी नहीं हुई सिरे से, कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की गई, कोई विटनेसेस को बुलाया नहीं गया। तो उन्होंने उनकी तकरीर को बुनियाद बना के और उनके जो शोकाज नोटिस का रिप्लाई है उसकी बेसिस पे एक ऐसा ऑर्डर कर दिया जो कि सदर मुमलिकत ने फौरी तौर पे उसको एंडोर्स करते हुए इनको नौकरी से बाहर निकाल दिया। मैं समझता हूँ कि हामिद खान साहब के इस जो ग्राउंड है जो उन्होंने लिया है कि चूंकि इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई थी, की ही नहीं गई सिरे से, तो ये बेहतर होगा कि जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दोबारा वापस भेज दे और मामला वहीं से शुरू हो। लेकिन सर कि ये सुपीरियर जुडिशल फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की उस वक्त की कार्रवाई खिलाफ ज़ाब्ता थी या इरेगुलरिटीज थी और इसको इस बेसिस पर इसको रिमांड बैक किया जाना है अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ, तो इसका मतलब यह है कि वो जो पहली एसजेसी की कार्रवाई थी और उसमें मौजूद जजेस थे तो उनके खिलाफ यकीनन ये एक चार्जशीट काइंड ऑफ चीज तो है ना जिसमें कंसर्न्स तो रेज हो जाएंगे। नहीं, कंसर्न तो यकीनन रेज हो जाएंगे। जितनी उजलत और जल्दबाजी में ये सारा काम किया गया, हम आपको याद होगा अभी हाल ही में एक रेफरेंस बल्कि 6 रेफरेंसेस बार काउंसिल्स ने फाइल किए थे, तो हमें वो तकरीबन 8 महीने लगे उसको फिक्सेशन पे, फिर वो एविडेंस भी हम पुट कर रहे थे, तो उस दौरान जज साहब ने इस्तीफा दे दिया, और लेकिन प्रोसीडिंग्स अभी तक चल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी अपॉर्चुनिटी जज को देनी चाहिए। आप देखें कि इसके अलावा उस जज के पास कौन सा ऐसा फोरम है जहां पे वो जाके अपनी बेगुनाही साबित करेगा कि मैंने ये चीज कही है, ये मैं साबित कर सकता हूं, और जो ये मेरे ऊपर एलिगेशन है उसके अगेंस्ट में ये मेरा डिफेंस है, इसको आप परखें। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है कि वो उनके उस डिफेंस को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, और अपने जो लगाए गए एलिगेशंस हैं उनकी बेसिस पे वो सदर मुमलिकत को रिपोर्ट करके भेज सकते हैं। तो बहरहाल आर्टिकल 209 के अलावा
आला तरीन अदलिया के जज साहिबान के पास और कोई फोरम नहीं है जहां पे वो अपनी बेगुनाही नहीं, लेकिन साबित फिर कर रिलीफ सके। किस सूरत में होगा पाशा साहब, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट की उम्र तो मुकम्मल हो चुकी होगी, और फिर खास तौर पे आज ही मज़ाहिर अकबर नकवी से मुताल्लिक जो एसजीसी की कार्रवाई चल रही है, इस हवाले से भी दरखास्त सामने है कि जो रिटायर्ड जज है उसके अगेंस्ट को कार्रवाई हो सकती है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जारी रख सकती है या नहीं रख सकती। तो यहाँ पर जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस में भी उनकी रिटायरमेंट की उम्र तो मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर रिलीफ कैसा हाँ मिलेगा? देखिए, एक एक जजमेंट आज भी उसका तस्करा हुआ। वो एक रेफरेंस था साबिक चीफ जस्टिस मियां साकब निसार साहब के खिलाफ। वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उसको नहीं सुना तो वो पिटीशन फाइल कर दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो वहां पे 2 मेंबर्स बेंच ने वो ये होल्ड किया कि जब जज रिटायर हो जाए या इस्तीफा दे दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, जिसको अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे कहा था कि वी आर गोइंग टू चैलेंज दैट जजमेंट। और वो आज उन्होंने ये कहा कि हमने फाइल कर दिया है और जजमेंट को चैलेंज कर दिया है, अब वो हेयरिंग के लिए पुट अप होगा। तो मेरा ख्याल है कि जब तक उस जजमेंट को या तो अपहेल्ड नहीं किया जाता या उसको 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 सेट असाइड नहीं किया जाता, वो जजमेंट इन फील्ड है और उसमें रिटायर्ड जजेस या इस्तीफा दिए गए जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती तो उस जजमेंट की इसका मतलब यह है मौजूदगी कि में। पाशा साहब जब तक वो जजमेंट इन फील्ड है, ना तो मज़ाहिर अकबर नकवी के अगेंस्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है और ना ही शौकत सिद्दीकी साहब का केस एसजेसी के सामने दोबारा आ सकता है। देखिए, उसमें जो मज़हर अली अकबर नकवी साहब का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट मैटर है कि उस पे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने कॉग्निजेंस ले ली थी और एविडेंस भी तलब कर ली थी। और आपको याद होगा कि जिस दिन उन्होंने शोकाज नोटिस का रिप्लाई फाइल किया, उसी के 3 या 4 घंटों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उसकी जो अहम तरीन बात थी, वेरी नेक्स्ट डे उनका रेफरेंस फिक्स था और उसमें एविडेंस को कॉल कर दिया गया था। भाई साहब वो लास्टली, ये सेम जो पोजीशन जज साहब के साथ भी है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाला केस है, ये सुपीरियर जुडिशरी के लिए टेस्ट केस नहीं है, खासतौर पे जस्टिस काजी फायजीसा की अदालत के लिए। एक तो इस मामले को दोबारा रेफर किया जाना है, रिमांड बैक किया जाना है या नहीं किया जाना, दूसरा यकीनन इसके अंदर जो साबिका एस्टैब्लिशमेंट के बड़े किरदार है वो भी मौजूद है। तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वो अभी आज की हेयरिंग में वो नोट भी देखा गया जो रजिस्ट्रार ने पुट अप किया और किस बुनियाद पे उन्होंने किया। अभी ये थ्रेश आउट करना बाकी है कि क्या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने रजिस्ट्रार को कहा या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के एक मेंबर ने या जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि पुट अप करें। क्योंकि एडमिटेडली जिस वक्त नोट पुट किया गया रजिस्ट्रार की तरफ से, उस वक्त सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल फंक्शनल नहीं थी। क्योंकि जो बाकी जज साहबान थे, जो हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहबान 2 थे सीनियर तरीन, वो अपने अपने स्टेशन पे मौजूद थे। और ये भी नहीं था कि जो इस्लामाबाद में जो 2 सीनियर जजेस हैं चीफ जस्टिस साहब के साथ, उनकी भी कोई मीटिंग कन्वीन हुई। आपको ये इतला जरूर मैं देना चाहता हूं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की फॉर्मेशन पूरी तब ही होगी कि अगर उनका चेयरमैन 2 सीनियर तरीन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस जो है दो सूबों के, वो जब तक मौजूद नहीं होंगे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कंप्लीट नहीं होती। तो रजिस्ट्रार ने फिर अगर अपने तौर पे किया है तो वो किस कैपेसिटी में वो कर सकता है, ये चीजें बहरहाल मेरा ख्याल है कि जो आज की हेयरिंग है उसके बाद जो फैसला महफूज कर लिया गया है, ये सारी चीजें इसमें थ्रैश आउट होंगी और वंस फॉर ऑल ये मैटर सेटल डाउन हो जाएगा कि किस तरीके से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जो कार्रवाई है तो वो पाशा स्टार्ट साहब फिर करनी चाहिए। अदलिया के उन किरदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? मेरा सवाल यह है कि क्या कोई कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है और होती भी आप देख रहे हैं। खासतौर पे कासिम सूरी का केस भी आज लगा हुआ था और उसके अंदर भी बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए गए हैं जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से कि उन किरदारों को भी बेनकाब होना चाहिए जो हाथ अदलिया के अंदर है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे। तो क्या आप देख रहे हैं कि इदारा खुद एहतसाबी की तरफ भी गामजन होगा? जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है। आपको याद होगा कि कासिम सूरी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दिए गए एक स्टेटस को की बुनियाद पे उन्होंने 3.5 साल गुजार दिए और वो डिप्टी स्पीकर भी रहे। आज जबकि वो सारा टेन्योर खत्म हो गया तो फिर वो उनकी पिटीशन लगी, तो यकीनन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो नाराजगी का इजहार किया और ये भी कहा कि ये उनके वकील को कहा कि आप पे नाराज नहीं हो रहे, बल्कि हम अपने अंदर जो है वो खुद एहतसाबी कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो हाथ हैं जो कि केसेस की फिक्सेशन और फिक्स ना करने के हवाले से जो अपना रोल प्ले करते हैं, इनको देखना पड़ेगा और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मौजूद है।
आपको याद होगा कि कई इलेक्शन पिटीशंस बड़े बड़े लोगों की वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब फिक्स हुई, स्टे दे दिया गया। पूरे 5 साल मुकम्मल होने के बाद जब वो लगी तो इनफ्रेक्चुअस करार दे के फारग हो गई। आज भी अगर वो चाहते तो इसको इनफ्रेक्चुअस करार दे के फारग कर सकते थे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनका ये फैसला बड़ा साहिब है कि वो उन किरदारों तक पहुंचना चाहते हैं जिन्होंने ये पिटीशन पिछले पूरे 5 साल में फिक्स ही नहीं होने दी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेरा ख्याल है कि ये सेटल डाउन होना चाहिए, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने इदारे के हवाले से खुद एहतसाबी की बात की है तो ये खुश आइंद है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात में अब चंद रोज का वक्त बाकी रह गया और तहरीक इंसाफ के लिए इम्तहानात है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस जमात के दो बड़े इम्तहानात ये हैं कि सबसे पहले तो इसको अपने आप को मुनज़्ज़म करके एक बार फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने। इस हवाले से ज़राए से मालूमात मौजूद है कि पीटीआई के अकाबरीन प्लान सी के तौर पर यही सोच रहे हैं कि इलेक्शन से कबल एक ऐसे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लिए जाए जिनमें वो शुकूक व शुबात ना हो जो इससे पहले इलेक्शंस में थे। इस बार उन उम्मीदवारों को मौका दिया जाने का इम्कान है जिनकी वजह से उनके इलेक्शन अदालतों में चैलेंज हुए, यानी अकबर एस बाबर और दीगर बानी अरकान। दूसरा बड़ा इम्तहान यह है कि अब जब तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शंस लड़ रहे हैं तो उनकी जमात के साथ वफादार रहना और उनको वफादार रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन आज़ाद उम्मीदवारों से मुताल्लिक अब ये कहा जा रहा है कि उनमें से जो इलेक्शंस जीत भी लेंगे उनकी अक्सरियत को नून लीग, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में दबाव या लालच के जरिए शामिल कराया जाएगा। यानी पहले से मुतनाज़ इलेक्शन को बाद में और मुतनाज़ बनाने का अमल अभी से शुरू हो चुका है। इस हवाले से बिलावल भुट्टो और फयाजुल हसन चौहान तो पहले ही दावा कर चुके थे, लेकिन अब इस्तेहकाम पाकिस्तान के सदर अलीम खान भी ये बता रहे हैं कि बहुत से आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ राब्ते में हैं और कमिटमेंट्स भी दे चुके हैं कि वो जीतने के बाद उनमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाएगा। फैसल वोडा भी यही समझते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों की बोलियां लगेंगी, आज़ाद उम्मीदवारों को तोड़ने की जरूरत नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार हवा का रुख देखेंगे और हवाओं का रुख आपके अदालती निज़ाम ने दिखा दिया है। अब यहाँ सवाल यह है कि ऐसे इलेक्शन जिनमें कबल वक्त ही खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाए, उसने मुल्क को कैसा सियासी इस्तेहकाम देना है। या सवाल यह भी है कि जो लोग चोर दरवाजे से और आज़ाद अरकान की खरीदो फरोख्त की आस लगाकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं, उनसे बेहतरी की क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। सियासी इंजीनियरिंग अगर कल गलत थी तो आज कैसे जायज़ हो सकती है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आजकल एक दूसरे पर भरपूर तनकीद करके वोटर्स की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो इस तनकीदी मुहिम में सबसे आगे हैं, जो मुतवातर मुस्लिम लीग नून को तख्ता मश्क बनाए हुए हैं। आज तो जरदारी ने नवाज शरीफ पर डायरेक्ट तनकीद की है और तनकीद करते उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ तनकीद जो ख़ास तौर पे इंतकाम की आग में जल रहे हैं, वो आने वाले वक्त में बहुत से लोगों से इंतकाम लेंगे। इनका सियासत तशद्दुद की सियासत है। बड़े मियाँ तो को मौका ही नहीं दिया गया कि वो खुद इंतकाम करे। वो इंतकाम लेगा उस सुपरिंटेंडेंट से लेके जो साहिबान, जो सियासतदान, जो सियासी कारकुन और जो इदारे के लोग, वो इंतकाम तो लेगा, ये इसका आदत है। मगर मसला सिर्फ इतना ही कि वो अपना जाती इंतकाम लेते हुए मेरा मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कब करा रही है सेनेटर साहब? अनकरीब ही कराने वाली है। मुझे उसका पूरा डिटेल नहीं पता, क्योंकि ये मैं उसका मेंबर नहीं हूँ जो ये डिसाइड कर रही है, सो आई वुडंट नो। लेकिन आई थिंक अनकरीब ही होने वाले हैं। ये चंद दिनों में शायद पता चल जाए इसके डिटेल्स। 8 फरवरी आम इंतखाबात से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएंगे? मैं उसको कुछ बता नहीं सकता जी, लेकिन उसूलन तो जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। जब सारा चीजें की हुई है तो बस अनाउंस करना है और विद इन 1 वीक के ये पूरा एग्जीक्यूट करना है, तो किसी वक्त भी हो सकता है जी। देखिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स हैं, उनको हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार होने से रोकना भी तो है, तो उसको रोकने के लिए क्या कोई बंद बांधा हुआ है सिवाय इससे कि अभी हल्फ लिया जा रहा है कुरान पाक पे? अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट रखता हूँ। और मुझे खुशी हुई थी कि मैंने देखा था कि सलमान राजा साहब है, सलमान अकरम राजा साहब, उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, दो चीजें। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो लोग हैं इनको टिकट दिया है। आप अगर इन लोगों के नाम देखेंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं। इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन में लिख कर दिया है कि हम तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन है उसने तहरीक इंसाफ का सिंबल हटाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी आज भी रजिस्टर्ड है। तो अब ये लोग सारे डिफरेंट सिंबल में लड़ रहे हैं, लेकिन दे आर
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉलिटिकल नहीं, पार्टी। डिफरेंट सिंबल पे लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स के तौर पे तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं ना ये। नहीं नहीं नहीं, एज ए टिकट होल्डर ही लड़ रहे हैं, एज ए टिकट होल्डर लड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप वेबसाइट पे जाएं तो इनके नाम है एज ए टिकट होल्डर। आजाद नहीं, आजाद वो होता है कि सेनेटर साहब, अब ये कानूनी नुक्ता है सर, अब ये कानूनी Sorry? नुक्ता है, अब ये कानूनी नुक्ता है, क्योंकि आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट इट ना, कि अभी जो लोग इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, क्या उसके बाद उनकी हैसियत पार्लियामान के फ्लोर पर कोई सियासी जमात की होगी या नहीं होगी। इस हवाले से अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। आप मुझे देखिए ना, देखिए मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, वो साइलेंट अपनी जगह होगा, लेकिन मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ, मैं आजाद कब हूंगा जब मुझे पार्टी टिकट ना दे, कोई मुझे टिकट ना दे, मैं खुद खड़ा हो जाऊं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने इनको टिकट दिया है, तो फिर उम्मीदवारों से हल्फ क्यों लेना पड़ रहा है सेनेटर साहब? पेपर सबमिट किए हैं सर, फिर हल्फ क्यों लेना पड़ रहा है कुरान पाक पे? अच्छा, हल्फ इसलिए लेना पड़ रहा है कि वो, जैसे आपने देखा हुआ है कि बिलावल भुट्टो ने और बाज लोगों ने इस बात को कर दिया है, तो इट इज जस्ट लाइक एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। आपने जब सारी चीजें, लेट्स से आप जा रहे होते हैं, आपने गाड़ी को चेक किया होता है, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए आप कहते हैं चलो इसमें एक अलार्म भी लगा लो या कुछ कर लो, तो उस किस्म की लेकिन चीजें डिफेक्शन क्लॉज तो मौजूद है ना आर्टिकल 63 की तशरीह के बाद, तो फिर बहुत मुश्किल है फ्लोर क्रॉसिंग। लेकिन उसके लिए ये भी पता होना चाहिए ना कि पार्लियामानी लीडर आपका पार्लियामेंट में कौन होगा, और फिर चेयरमैन कौन होगा पीटीआई का, वाइस चेयरमैन कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा। तो अभी ये बॉडी तो डिसाइड होना है, तो वो तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बगैर मुमकिन नहीं है। सर, इंटर पार्टी इलेक्शंस के मोरना नहीं, लेकिन पार्टी तो अपनी जगह पे है ना, वो तो डिसाइड हो जाएगा। रही बात ये पार्लियामानी लीडर, वो खुद ही आपस में डिसाइड कर लेंगे, बैठ के आपस में एक को सीनियर बना के उसको वोट कर देंगे, वो तो कोई मसला नहीं है। नहीं, बट दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द चेयरमैन। बट दैट हैज टू बी डिसाइडेड, तो ठीक है, उस वक्त तक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। मैं यही तो जानना चाह रहा हूं ना सर, कि ये कब तक आप प्लान कर रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, क्योंकि आम इंतखाबात के बाद सिर्फ 3 रोज होंगे कि जिसमें कैंडिडेट्स को डिसाइड करना है। सर, वो अगर फर्ज करें, अगर मैं मिसाल देता हूं, अगर मैं 10 को भी कर लेता हूं तो 10 को रिजल्ट आ जाता है, 19 को हमारा, 11 को हमारा हो जाएगा, 12 से पहले हो जाना चाहिए, 11 से पहले हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली इसी हफ्ते, अगले 10 दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा जी। यानी इस प्रॉब्लम को फोर्स ही तो कर रहे हैं ना आप, यानी ये पेश नजर है ये मामला कानूनी नुक्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर, आई एम श्योर ये होगा। मैं, जैसे मैंने पहले कहा है, चूंकि मुझे उतने डिटेल का उसका नहीं मालूम, तो मैं उस पर पूरी तरह कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन आई एम श्योर कि जो हमारे जो सीनियर लीडरशिप है, वो जरूर इस मामले में उन्होंने डिसाइड भी कर रहे होंगे, इसके बारे में उन्होंने सोचा भी होगा और कुछ ना कुछ करेंगे भी। अच्छा सेनेटर साहब, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जी जी, एक और बात बता देता हूँ, एक और बताता हूँ। फर्ज करें अगर ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इंडिपेंडेंट होने के बाद जिन लोगों ने पिछले 9 महीनों से कहीं इधर उधर नहीं गए, तो वो उसके बाद क्या करेंगे? आजाद इलेक्ट होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर देंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात खत्म हो जाएगी। ठीक, यानी ये भी अभी तय होना बाकी है कि क्या वो आजाद हैसियत में रीज्वाइन कर सकते हैं पीटीआई को, उसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो जाहिर है ये बहुत सारे मामला अभी ऐसे हैं जो मुबहम है। ये कहेगा कि अभी जो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, मैं ये देख रहा हूं कि उनके फ्लैक्सेस भी लग रहे हैं, पोस्टर्स भी लग रहे हैं, उनको कैंपेन करने की इजाज़त भी है, लोग अपने इंतखाबी निशानात डोर टू डोर जाके कैंपेन कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो इस हवाले से अब पार्टी सेटिस्फाइड है? नहीं जी, पार्टी बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। वो पोस्टर लगा रहे हैं, उनके पोस्टर्स लोग उतार रहे हैं, कौन लोग उतार रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन बाज लोग आते हैं वो सादा कपड़ों में आके, एक दो को तो हमने देखा हुआ पिंडी में, वो पुलिस वाले थे, उन लोगों ने ऊपर एक सादा जैकेट पहन के वो उतारा, फिर गाड़ी में चले गए और उससे पहले अपनी जैकेट उतारी, और फिर पुलिस वाले थे तो वो गाड़ी में कोई और लोग थे और ये पुलिस वाला उनको हेल्प करके दे रहा था। तो इस किस्म के बहुत सारे हो रहे हैं। फिर नंबर 2, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, जब वो किसी जगह पे जाते हैं तो उस जगह पे उनको या तो उनकी जगह को बंद कर दिया जाता है या कुछ और प्रॉब्लम कर दी जाती है, तो उनको उस तरीके से करने की इजाजत नहीं दे रहे। अभी जिस तरीके से
PMLN और PMLN की तो बात ही क्या करनी है, वो तो है ही स्पॉन्सर्ड ना। लेकिन जैसे पीपल्स पार्टी को जलसे करने का मौका मिल रहा है, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं करने दे रहे, उनको रोक रहे हैं, उनके लोगों क्या को अभी भी लास्टली आपको यही लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब ये हवाओं का रुख या को पोल शिफ्टिंग हुई है? जी, हवाओं के रुख की बात नहीं है। उन लोगों को, मतलब आप ये समझ लें कि जो क्लास का सबसे नालायक बच्चा होता है उसको टीचर मतलब वो 20 नंबरों से फेल हो रहा है, टीचर उसको 21 नंबर दे दे और कहे कि मैं इसको पास कर रहा हूँ, ये वो यानी आप तरीका हो रहा समझते है। हैं कि अभी भी हवाओं का रुख नून लीग की तरफ ही है? सर ये मैं इसको हवाओं का रुख नहीं कहूंगा, आई एम सॉरी, मैं उस लिहाज से नहीं कहूंगा। मैं इसे कहूंगा कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती के रुख जो है ना इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। यानी आपको लग रहा है कि फेवरेट्स अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है? हाँ जी, हाँ, हमें ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती की वजह से, क्योंकि बहुत से मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि बहुत से लोग दावा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अलीम खान साहब, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, के इंडिपेंडेंट्स जो है बहुत सारे जीतने के बाद उनके साथ शामिल हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि कॉम्पोजिशन में कोई फर्क पड़ेगा इलेक्शंस के बाद, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही स्मूथ सेलिंग करेगी? देखिए, इस तरह है कि मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से अगर किसी ने अपनी सियासत खत्म करनी है, अगर किसी ने अपने आप को इस मुआशरे में बेइज्जत करवाना है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीत कर, चाहे वो IPP को ज्वाइन करता है, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर वो करता है, उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। उनकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको बहुत रुसवा करेगा। और वो कोई शख्स, मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स अभी इस फ्रेम ऑफ माइंड में होगा कि वो ये करे। रही बात IPP, आप IPP का हशर देख लेंगे, ये 5,000 रुपए दे रहे हैं पर घराना के भाई हमें वोट दे दो, ये 5,000 रुपए ले लो, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोई घराना इनको वोट नहीं देगा। और आप लोग देख लोगे कि इन लोगों का हशर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में टैक्स अदा करने वाली सिगरेट की सनत को शदीद नुकसान पहुंच रहा है और सिगरेट्स की फरोख्त में नुमाया कमी का सामना भी जिससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। गैर कानूनी सिगरेट्स की फरोख्त बढ़ने से माली साल 2023-24 के लिए हुकूमत के टैक्स अहदाफ भी मुतासर हो रहे हैं, जबकि हुकूमत के मुल्क में तंबाकू नोशी के रुझान की हौसला शिकनी का आज़म भी मुतासर हो रहा है। एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के बाद से सिगरेट की गैर कानूनी फरोख्त का रुझान बरकरार रहा तो हुकूमत के लिए टैक्स अहदाफ पूरे करना मुश्किल होगा। सिगरेट पर आए टैक्सेस में इजाफे के बाद होना तो ये चाहिए था कि कौमी खजाने में ज्यादा रकम जमा होती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि हुकूमत को सिगरेट इंडस्ट्री से जमा होने वाले 300 अरब रुपए की कमी का सामना है। हुकूमत की जानिब से टैक्सेस में होशरुबा इजाफे के बाद मकामी तौर पर सिगरेट्स की तैयारी तकरीबन 60% कम हो गई है। अब स्मगल सिगरेट की फरोख्त जो पहले कुल मार्केट का 40% थी, वो 67% हो चुकी है। मकामी सिगरेट्स की प्रोडक्शन में कमी की 3 बड़ी वजूहात भी हैं। पहली तो ये है कि कुछ मकामी सिगरेट्स बनाने वाली कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि जाली सिगरेट बना रही हैं, वो बड़े ब्रांड्स की जो गैर कानूनी या जाली सिगरेट्स हैं वो मार्केट में फरोख्त कर रही हैं। दूसरे नंबर पर कुछ मुल्की कंपनियां टैक्स नहीं दे रही हैं और सिगरेट बनाकर फरोख्त भी कर रही हैं। और तीसरा मसला स्मगलिंग का है, जो कि इस इंडस्ट्री पर टैक्सेस में इजाफे के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रवा बरस हुकूमत ने सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी यानी FED में 200% इजाफा कर दिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की 2 दस्तावेजी कंपनीज जो हुकूमत को टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की मद में अरबों रुपए टैक्स अदा करती हैं, उन दोनों कंपनीज की फरोख्त में 70% और पैदावार में 60% तक कमी आ चुकी है। पैदावार फरोख्त में कमी की बुनियादी वजह सिगरेट की स्मगलिंग है, क्योंकि जब दस्तावेजी कंपनीज पर टैक्सेस लगाए गए तो गैर कानूनी तौर पर सिगरेट की स्मगलिंग शुरू हुई। सिगरेट नोश हजरात ने भी दस्तावेजी कंपनीज के सिगरेट महंगे होने की वजह से इन स्मगल शुदा सस्ते सिगरेट पर इक्तफा किया, और जिनका नुकसान अल्टीमेटली पहले तो इन इंडस्ट्रीज टोबैको इंडस्ट्री को हुआ और बाद में हुकूमत को होना शुरू हो गया। और एक्साइज ड्यूटी में गैर मुतवक्की और गैर मतवाजी इजाफे से गैर कानूनी सिगरेट्स बनाने वालों को अपने कदम और मजबूती से जमाने और कारोबार को वसी करने का मौका भी मिला है, जबकि टैक्स अदा करने वाली मुनज़्ज़म सनत बहरान का शिकार है। इसके नतीजे में हुकूमत को फेडरल एक्साइज ड्यूटी के बढ़ने से सिगरेट इंडस्ट्री से हासिल होने वाला रेवेन्यू हदफ से इंतहाई कम मिल रहा है। ये बात अहमियत की हामिल है कि दस्तावेजी सिगरेट इंडस्ट्री कौमी खजाने में सिगरेट से हासिल होने वाले महसूलात में 98% की हिस्सेदार है, जबकि दीगर तमाम मैन्युफैक्चरर्स मिलकर महज 2% टैक्स अदा करते हैं। हुकूमत के लिए ज़रूरी यह है कि गैर कानूनी सिगरेट की मार्केट के खिलाफ सख्त तादीबी इकदाम किए जाए, स्मगलिंग को रोका जाए, जिसका मौजूदा हुजम मार्केट का 40% था, जो करीब बढ़कर 70% तक आ सकता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान दुनिया में सिगरेट की गैर कानूनी फरोख्त के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा और आलमी तहकीकाती इदारे
यूरो मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पाकिस्तान में सिगरेट की गैर कानूनी फरोख्त का मार्केट शेयर 40% रिकॉर्ड किया गया और पाकिस्तान को जनूबी एशिया में गैर कानूनी फरोख्त की सबसे बड़ी मार्केट करार दिया गया। इसके अलावा जो ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम है उससे तमाम सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स पर लागू अगर किया जाता है, इम्पोज होता है, तो इसका नफाज तमाम कंपनीज पर मुमकिन नहीं हो सका है। मैन्युफैक्चरिंग सहूलतों की मौसर निगरानी मुल्क में सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत की रोकथाम के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा हुकूमत फेडरल एक्साइज ड्यूटी की गैर मामूली शरह पर नजर सानी करे, क्योंकि मौजूदा शरह न सिर्फ कानूनी सनत की फ़रोख्त पर असरअंदाज हो रही है बल्कि गैर कानूनी फ़रोख्त में इजाफे का सबब भी बन रही है, जबकि हुकूमत के लिए भी मालियाती चैलेंजेस में इजाफे का सबब है। तंबाकू से मुताल्लिक़ कवानीन को पूरी सनत पर यकसा इत्तला करने की ज़रूरत है ताकि कानूनी सनत को यकसा मौक़े मुहैया हो सके, मैसर आ सके, और ये इक़दाम हुकूमत के रेवेन्यू के तहफ़्फ़ुज़ और दस्तावेज़ी सनत की फ़रोख्त में मज़ीद कमी को रोकने के लिए भी नागुज़ीर है। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले सिगरेट इंडस्ट्री को लाहक नुकसानात के हवाले से बात की। ये वही फ़र्क है जो डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का है। दस्तावेजी सनत और जो गैर दस्तावेजी सनत है उसके अंदर फ़र्क यही है कि बहुत से लोग टैक्स इवेजन की कोशिश करते हैं और तंबाकू नोशी के हवाले से जो हुकूमत की कैंपेन है कि इस हवाले से इसको रोका जाए, मुज़र सेहत है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लागू किए जाते हैं। लेकिन क्या कीजिए कि स्मगलिंग की वजह से जो इसको सस्ते दामों मार्केट के अंदर सिगरेट फ़रोख्त होते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को टैक्स कलेक्शन के अंदर भी बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट यही है अरबाब इख्तियार से कि स्मगलिंग को रोका जा सके, एंड ट्रेस सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जा सके। साथ ही साथ मुल्क की इकोनॉमिक डोमेन के अंदर अच्छी खबर यह है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मस्बत रुझान देखा गया है और KSE 100 इंडेक्स के अंदर 514 पॉइंट्स का इजाफा भी हो रहा है। जो इंतखाबात करीब आ रहे हैं, कभी इम्कानात ये भी हैं कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है बढ़ेगी तो उसके साथ साथ जो माशी इस्तेहकाम है मुल्क उसकी तरफ भी जाएगा। इसी दुआ और इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।